बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बिल्कुल एक न्यू टॉपिक के साथ है और हमारा आज का टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शंस। दिस इज़ यूनिट नंबर 4। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 को। सबसे पहले जो हमारे पास टर्म आती है दैट इज़ फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन इज़ the quotient of two numbers or algebraic expression is called a fraction। तो जब भी हम डिवीजन करते हैं तो उसमें जो हमारे पास क्वोशिएंट आता है उस क्वोशिएंट को जो है हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स और algebraic expressions is called a fraction। the quotient is indicated by a bar। फ्रैक्शन जो भी होता है उसको हम बार के साइन के साथ शो करवाते हैं, डिवीजन के साइन के साथ शो करवाते हैं। वी राइट द डिविडेंड अबव द बार एंड डिवीजर बिलो द बार। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर मैं करके दिखाती हूँ कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल 4/2। ठीक है, इसे जो है मैंने अगर सॉल्व करूँ इसे तो 2 1 2 2 2 4, तो क्या इसका आंसर आता है मेरे पास 2। ये बेसिकली ये वाली जो चीज़ है दिस इज फ्रैक्शन। उसने क्या बोला है कि फ्रैक्शन क्या होती है, द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स। अब आप देखें कि इसको हमने सॉल्व किया है तो क्वोशिएंट जो होता है बेसिकली वो आंसर होता है। इसका जो क्वोशिएंट है, इसका क्वोशिएंट क्या है हमारे पास 2। द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर्स का जो है वो क्वोशिएंट है। द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। बेसिकली जो क्वोशिएंट होता है दो नंबर्स का उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो अब आप क्लियरली यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास एक फ्रैक्शन थी, इसे हमने सॉल्व किया तो जो आंसर आया उसे हमने बोला क्वोशिएंट। इनडायरेक्टली क्वोशिएंट किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स, और इसको हम शो करते हैं बाय डिवीजन के साइन से या बार के साइन से। बेसिकली ये वाला जो साइन है दैट इज बार। ठीक है, ये जो बार का साइन है ये क्या शो करता है कि हमारी जो टर्म्स हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। वी राइट द डिविडेंड अबव द बार। अब ये जो 4 है हमारे पास, इसमें 4 इज बेसिकली क्या है, डिविडेंड, एंड डिवीजर इज बिलो द बार। ये जो 2 है ये क्या है, डिवीजर। ठीक है, हो गया। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रैक्शन का कि जो है वो डिविडेंड किसे बोलते हैं, डिवीजर किसे बोलते हैं और क्वोशिएंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट उसने एग्जाम्पल दी है कि हमारे पास जो है ये एक फ्रैक्शन है, ये मैंने आपको नंबर्स की फॉर्म में सॉल्व करके दिखाया था। अब जो नेक्स्ट डील करें, देखिए फ्रैक्शन जो बेसिकली है वो क्वोशिएंट के नंबर्स का भी क्वोशिएंट हो सकता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का भी क्वोशिएंट हो सकता है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाई है यहाँ पर, ये बेसिकली नंबर्स की थी। अब उसने जो यहाँ पर एग्जांपल रिलेट किया ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। फॉर एग्जांपल x² + 2 डिवाइडेड बाय x - 2 इज अ फ्रैक्शन विद x - 2 कैन नेवर बी इक्वल टू 0। अब उसने कहा है कि हमारे पास अगर ये एक फ्रैक्शन है तो x - 2 जो एक्सप्रेशन है दैट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। क्यों इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो कह रहा है कि x - 2 जो है हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 2। अगर हम इसे रिप्लेस करें यहाँ पर x - 2 वाली जगह पर, यहाँ पर अगर मैं इसे रिप्लेस करूँ -+2 एंड -2, इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास 0। समथिंग ओवर 0, 0 जब भी डिवीजन की फॉर्म में आ जाए हमारे पास तो हमारी फ्रैक्शन का जो आंसर होता है दैट गोज टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, जो हमारा आंसर है वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, इसलिए x - 2 इज नेवर बी इक्वल्स टू 0। ये टर्म जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई भी टर्म या फ्रैक्शन के इक्वल हो सकती है। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या चीज़ समझ में आई कि जब भी किसी फ्रैक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो उसका जो डिनोमिनेटर है दैट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हमने रख दिया तो हमारा जो फ्रैक्शन का ओवरऑल आंसर है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रैशनल फ्रैक्शन। सबसे पहले फ्रैक्शन थी, फिर आगे इसकी हमारे पास फॉर्म आ रही है एक रैशनल फ्रैक्शन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx। अब यहाँ पर जो nx है ये न्यूमरेटर को शो कर रहा है और dx जो है यहाँ पर वो डिनोमिनेटर को शो कर रहा है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx over dx where nx and dx are the polynomials in x with the real coefficients and dx can never be equal to 0 is called rational fraction। तो अगर आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि कोई भी नंबर
जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, सो दैट नंबर इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। और इसमें जो है वो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो ये होती है हमारी डेफिनेशन रैशनल फ्रैक्शन की। इसमें 2 मेन पॉइंट्स होते हैं कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी जानी चाहिए, nx और dx की फॉर्म में, और dx कैन नेवर बी इक्वल टू 0। और इसके अलावा ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं रैशनल फ्रैक्शंस की। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये तो पहले रैशनल फ्रैक्शंस होगी। अब उसके आगे डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आती है। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ रैशनल फ्रैक्शन nx over dx with dx can never be equal to 0 is called proper fraction if degree of the polynomial nx in the numerator is less than the degree of polynomial in the denominator। क्या कह रहा है कि जब हमारे पास nx और dx की फॉर्म में हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन आ गई, उसमें न्यूमरेटर जो है इसके पोलिनोमियल की पावर जो है वो कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर फर्स्ट एग्जांपल की हम बात करें तो यहाँ पर x नहीं है, तो x नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, वहां पर x की पावर क्या है, 0। सो ऊपर x की पावर 0 है और नीचे x की पावर क्या है, 1। सो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि न्यूमरेटर की पावर जो है वो कम है और डिनोमिनेटर की पावर जो है वो ज्यादा है। तो ऊपर लोअर पावर है, नीचे हायर पावर है। सो दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट में भी आप देखें, न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास क्या है, 1। इसी तरीके से अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, 2। सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर की जो पावर है वो कम है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से हमारी थर्ड एग्जाम्पल में भी हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 2, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, 3। So it means this is also a proper fraction. So the next is improper fraction. अब proper fraction के बिल्कुल उलट होगा improper fraction. Improper fraction में क्या होगा कि if degree of the polynomial nx is greater than or equal to the degree of polynomial dx। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स या तो इक्वल हो जाए या न्यूमरेटर की पावर जो है वो बड़ी हो जाए और डिनोमिनेटर की पावर जो है वो छोटी हो जाए, सो दीज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जैसे कि ये डिफरेंट एग्जांपल्स इनको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की पावर क्या है मेरे पास, 1, और अगर मैं डिनोमिनेटर में भी देखूं तो मेरे पास x की पावर क्या है, 1। सो x की पावर 1 है ऊपर भी और x की पावर 1 है नीचे भी, तो यहाँ से जो है x की दोनों पावर्स क्या है, इक्वल। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसा केस हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर जो है वो सेम है, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सो पावर इक्वल हो गई तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं हाईएस्ट पावर क्या है, 2, और यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। सो दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 4, और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, 3। सो न्यूमरेटर जो है हमारी इसकी पावर ज़्यादा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। अगर पावर न्यूमरेटर की बड़ी आ जाए डिनोमिनेटर की छोटी आ जाए तो वो भी हमारे पास क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो ये तो हो गया हमारा इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट। तो जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो हमें क्या करना होता है कि अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाना होता है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन को लेके आगे चलेंगे और उसी को सॉल्व करेंगे। सो जब हमारे पास क्वेश्चन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर कहीं पर भी आ रही है, सो हम क्या करेंगे कि अपने उस फ्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे इन प्रॉपर फॉर्म और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो प्रॉपर फॉर्म में रिड्यूस करने का क्या मेथड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास nx और dx ये कोई फ्रैक्शन थी जो कि इम्प्रॉपर थी। सो क्या करेंगे, उसकी डिवीजन कर देंगे। डिवीजन करने के बाद हमारी जो आंसर आएगा वो हमने इस फॉर्म में लिखना है कि qx यानी कि क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीजन। जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज, जैसे हम नॉर्मली डिवीजन करते हैं। लेट्स से कि अब मेरे पास एक फ्रैक्शन थी 4/3। सो दिस इज इम्प्रॉपर। सो मैंने इसकी जो है वो डिवीजन की है। यहाँ पर डिवीजन कैसे होगी, यहाँ पर कि 3/4 यहाँ पर। सो 3 1s are 3, सो 1 बच गया। तो अब जब हमने इसको आंसर लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं इसका आंसर, ये यहाँ पर आ जाएगा 3 यहाँ पर और 1 रिप्लेस होकर इसकी जगह पर आ जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर 4/3 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 के इक्वल। सो ये मेरा यहाँ से जो है वो फाइनल आंसर निकला है। तो ये जो
ये टर्म है, ये मेरी क्या थी, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर QX यानी कि क्वोशेंट, और रिमाइंडर यहाँ पर क्या आता है, रिमाइंडर, ये वाली टर्म रिमाइंडर है, और ये डिवाइड होने वाली टर्म जो हो रही थी वो 3 एज इट इज। सो जब भी हमने अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो उसे हम हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे QX प्लस RX ओवर DX। सो ये उसने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बना के दिखाया। सो ये हमारा QX है, दिस इज रिमाइंडर, एंड इसी के साथ हमारा डिवाइड हो रहा था, सो दिस इज डिनोमिनेटर। सो आई होप कि आपको इस चीज़ का काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा पहले भी कि ये चीज़ जो है हम आंसर कैसे लिखते हैं। जैसे सिंपली हमने वैसे ही लिखना है, बस दरमियान में जो है हमारा एक प्लस का साइन जब है वो आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शंस में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है कि रिजॉल्व द फ्रैक्शन इनटू अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सबसे पहले जब हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन दी गई होगी तो जो पहला काम आपने करना है वो ये कि आप सबसे पहले चेक करेंगे आपकी जो फ्रैक्शन गिवन है क्वेश्चन में, आइदर इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ़ इट इज़ प्रॉपर देन इट्स ओके, आप उसी को आगे लेके चलेंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी कि जब आपके क्वेश्चन में आपको उसने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी होगी। सो जब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी होगी तो आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को, अपनी फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और देन उसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो गिवन फ्रैक्शन है आइदर इट इज़ प्रॉपर और इम्प्रॉपर। सो हाईएस्ट पावर आप देख सकते हैं क्या है, 3, और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर क्या है मेरे पास, 2। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे इम्प्रॉपर का केस था कि अगर न्यूमिनेटर की पावर जो है वो ग्रेटर हो जाए एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, सो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये हमारे पास। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे और प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो नोटबुक की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो ये है जी हमारी फ्रैक्शन। तो इस फ्रैक्शन में ये जो है हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर NX, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर यानी कि DX। सो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि मैं इसकी डिवीजन कर दूंगी। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 5, और न्यूमिनेटर यहाँ अंदर आ जाएगा x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1। सो इसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, x के साथ, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे x² है, तो मुझे अपनी टर्म क्या चाहिए, x³। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, x से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो इस टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x² इंटू x³ और 5 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, प्लस 5x। सो मैंने इसे x वाली टर्म के नीचे मेंशन कर दिया। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने जो है वो साइन चेंजेस करने होते हैं। सो साइन चेंज कर दें, ये माइनस और ये माइनस। सो ये वाली जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी। सो यहाँ से मेरे पास अब क्या बच गया, -x², ये बच गया -5x एंड प्लस x, -4x प्लस 1। सो अब x² है, यहाँ पे भी x² है, लेकिन मुझे जो है वो नेगेटिव में चाहिए आंसर, ठीक है। सो मैं किसे मल्टीप्लाई करूँगी, -1 के साथ। सो ये मेरा आंसर आ जाएगा x² इंटू -1 क्या हो जाएगा, -x², और 5 इंटू -1 -5। सो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली टर्म। सो अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर भी हम जो है वो क्या करेंगे, साइन चेंजेस कर देंगे। सो ये प्लस, सो ये प्लस। सो ये जो फर्स्ट टर्म है हमारी ये कट हो जाएगी, ठीक है, और ये मेरे पास बच जाएगा -4x प्लस 6। सो अब आप जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये कि हमने जो है इसको, अपने आंसर को लिखना कैसे है। ये चीज़ जो है ये मेरे पास क्या है, क्वोशेंट, ये क्वोशेंट है, और ये जो है आपको पता है कि ये मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर, सो DX, और ये जो मेरे पास एट द एंड टर्म आई है ये मेरे पास क्या है, रिमाइंडर। सो इसे मैंने RX का नेम दे दिया। सो अब हमारा आता है मेन काम कि हमने जो है अपनी इस फ्रैक्शन को लिखना कैसे है। सो फ्रैक्शन जो हमने लिखनी होती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है, ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आना चाहिए। सो इस फॉर्म में मैं अपने आंसर को जो है वो यहाँ पर मेंशन करूँगी। अब तो यहाँ पर QX क्या है मेरे पास, ये वाली टर्म। सो QX की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे पास, x - 1 प्लस RX। अब RX की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा,
-4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास, डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास, x² प्लस 5। सो ऐसे जो है आपने अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मैंने ये अपनी फाइनल जो आंसर है ये कैसे लिखा है। बेसिकली जब आपने डिवीजन कर ली, जब आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई तो उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो है वो डिवीजन करनी है। सो हमने जो है क्या किया, यहाँ पर डिवीजन कर ली, ठीक है। जब हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई तो इसके बाद जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिनोमिनेटर यानी कि dx होता है हमारे पास। जो ऊपर वाली टर्म आती है दैट इज क्वोशेंट qx, और जो लास्ट पे हमारी टर्म बचती है दैट इज रिमाइंडर, और इसे हमने नेम दे दिया rx। तो हमने पीछे भी पढ़ा था अभी कि जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें आंसर को किस फॉर्म में लिखना होता है, qx प्लस rx ओवर dx। सो बेसिकली होता ये है कि ये इसकी जगह पर आ जाएगा, dx जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और रिमाइंडर जो है वो टॉप पे चला जाता है। तो सबसे पहले क्या आ गया मेरे पास, qx की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पर। इसके बाद क्या है, rx ऊपर चला गया तो rx की वैल्यू आ गई यहाँ पर, और नीचे मेरा डिनोमिनेटर आ गया। तो ये था जी हमारा मेथड, जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। अब आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ हैं। सो इसमें से आपने क्या करना है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को सेपरेट करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों पावर्स x² और x² दोनों इक्वल हैं, सो दिस इज इम्प्रॉपर। सो यहाँ पर पावर 1 है तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे पावर क्या आ जाएगी, 2। सो 1/2, न्यूमरेटर की पावर कम है, डिनोमिनेटर की ज़्यादा है, सो इट इज़ ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन। सो यहाँ पर x3 और x3 पावर्स जो है वो इक्वल हो गई हैं, सो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ पर पावर 1 है और नीचे पावर 2 है, सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। सो ये सेकंड एक्टिविटी क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू सम प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो क्या करना है आपने कि इन फ्रैक्शंस को डिवाइड करके प्रॉपर बनाना है। सो ये आपकी एक्टिविटी है, आपने इसे खुद से सॉल्व करना है और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके बताना है कि किस किस स्टूडेंट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। So moving towards our next topic, that is resolution of fraction into partial fractions. अब कोई भी फ्रैक्शन है उसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में डिवाइड करना, रेजुलेट करना है। ये हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस थी, तो क्या किया है इसने, उसका जस्ट एलसीएम ले लिया और इन्हें सॉल्व किया, तो हमारे पास जो एक सिंगल फ्रैक्शन आ गई ये वाली। इन डिफरेंट फ्रैक्शंस को उसने एक सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। तो बेसिकली ये इन तमाम फ्रैक्शंस से जो है हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है, दैट इज दिस। सो ये जो हमारे पास फाइनल फॉर्म आती है दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली इन तमाम फैक्टर्स से जो है वो मिलकर बनी है। सो दिस इज अ रिजल्टेंट फ्रैक्शन। और ये जो तमाम डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं दिस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। सो पार्शियल फ्रैक्शंस और रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। Every proper fraction nx over dx with dx can never be equal to 0 can be resolved into algebraic sum of partial fractions. So अब वो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो कैसे होगा, ये कन्वर्जन कैसे होगी, वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज की हमारी जो क्लास है इसका वक्त ख़त्म हो रहा है। सो आज का जो टॉपिक था बिल्कुल न्यू टॉपिक था। सो आपने जो है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करनी है। सो मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सबसे अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को समझा सकूँ। सो इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।